हेलो एंड वेलकम टू माय फ्रेंड्स माय डियर स्टूडेंट। तो आज आपके सामने जो वीडियो है ना वो आपका परीक्षा से रिलेटेड है। आप पेपर देने जा रहे हैं क्लास 10 का साइंस का, जो कि आपका नेक्स्ट पेपर है। तो अगर आप देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आपको इसमें से 30 अंक हम दिलवाएंगे। ठीक है, 30 अंक का मतलब इसमें हम जितने भी हैं फिजिक्स केमिस्ट्री और उसके साथ बायोलॉजी में तो नहीं, फिर भी फिजिक्स केमिस्ट्री में जितने भी न्यूमेरिकल आते हैं, न्यूमेरिकल मतलब सवाल जो आती है A to Z पूरा पार्ट का हम बता देंगे। जो बहुत इंपॉर्टेंट सवालें आती हैं, चाहे बहुविकल्पी का हो, अतिलघु उत्तरी का हो या दीर्घ उत्तरी को, कहीं पर भी क्या हो, आपको जरूर अंक प्राप्त होंगे, बहुत अच्छे 30 अंक प्लस प्राप्त होंगे। ये मेरी गारंटी। अगर आप कुछ नहीं पढ़ें तो वीडियो को पूरा देखिए, अगर नहीं देते हैं तो अपनी गलती खुद करते हैं। तो इसलिए वीडियो को जरूर देखिएगा। क्लास 10 के लिए सभी इंपॉर्टेंट सवाल मैं लेकर आया हूँ, बस इस वीडियो को पूरा देखना है। सभी पार्ट से पूरा विज्ञान हम हल करेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो अंक पक्का कर लेना है आपको, देर नहीं करना है। वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में मैं पहले पार्ट से लेता हूं। जैसे कि आपको यहाँ पर संतुलित समीकरण है। क्या है? संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण का जो सवाल आता है, मतलब सवाल क्या, ये रिएक्शंस होती हैं, ये केमिस्ट्री का है पार्ट। तो इसमें देखिए संतुलित समीकरण के आपका दो तरीका होता है। एक आप डायरेक्ट कर सकते हैं, एक आप समूह को वर्ग में बांट करके, जो रूल बहुत सारे लोगों ने बताया है उसको भी। तो हम दोनों में से एक रूल को, दोनों रूल को बताएंगे। चलिए देखिए, यहाँ पर हमने इस सवाल को लिया सामने। तो देखिए H2Br2 और इक्वल HBr। तो कैसे ये बना है, देखिए कैसे ये बना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पर 2 नहीं था, यहाँ पर इस 2 को हम नहीं मानेंगे, इसको हमने बाद में लगाया, तो इसको मत मानिए। यानी H2 पहले था प्लस Br2 और इक्वल आपका HBr था। क्या था? HBr था। तो इसमें देखिए H2 कितना है? 2 है। इसमें देखिए H कितना है? 1 है। तो 2 इसे हमें बनाना पड़ेगा, इसे हमें 2 बनाना पड़ेगा। क्यों बनाना पड़ेगा? क्योंकि हमें इक्वल के जितना तत्व इधर हो उतने परमाणु इधर होने चाहिए। मतलब H, अगर आप HBr इसका नाम नहीं जानते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप H तो पहचानते हैं। आप खुद देखिए H कितना है? इधर 2 है। तो खुद बताइए, आपका H इधर 2 है और इधर कितना है? H 1 है। और इधर Br कितना है? 2 है। इधर Br कितना है? 1 है। तो मतलब कि कम ज़्यादा है, तो हमें बराबर करना होता है। अगर आप बराबर करना चाहते हैं तो क्या करना है, जिधर कम हो उधर आप गुणा कर देना है। क्या कर देना है? गुणा। अब गुणा कैसे किया जाता है? गुणा इस तरीके से करना है कि आपको आगे ही करना है, कहीं पर नहीं, उसके आगे गुणा कर दीजिए बस। जैसे यहाँ पर H2 था, H में हम यहाँ पर 2 से गुणा कर दिए तो हमारा H इधर भी 2 हो गया, 2H हो गया, और 2 इधर तो पहले से ही था। अब 2H यहाँ तो हो गया, लेकिन H के साथ में Br था, तो Br पर भी प्रभाव पड़ गया। तो Br पर प्रभाव पड़ा है तो Br कितना हो गया? 2 हो गया। क्योंकि इसके सीध में जितने भी तत्व रहेंगे उतने कहलाएंगे। इसके सीध में आप जितने भी लिख देंगे, ये 2 सभी के ऊपर है, इसके ऊपर भी, इसके ऊपर भी। तो Br 2 हो गया। अब Br 2 हो गया तो इधर 2 है, हाँ ये भी 2 है, तो इसका मतलब इक्वल हो गया। ये हमारा समीकरण संतुलित हो गया। दूसरा तरीका ये है, यहाँ पर जो ये ग्रुप है आपस में एक, तो H को लिखते हैं, H कितना है? 2 लिख दिए। Br लिखते हैं, Br कितना है? 2 लिख दिए। मतलब ये एक ग्रुप था, दोनों को अलग अलग ग्रुप ब्रैकेट्स में लिख दिए। इधर देखते हैं तो इस ग्रुप में H है और Br है, तो H हमने लिख दिया। H कितना है? 1 है, पहले से तो देखिए 1 है ना, तो 1 लिख दिए। फिर Br कितना है? Br हमारा 1 है, तो हमने 1 लिख दिया। और जब Br 1 है और H 1 है तो बराबर देखते हैं। H देखते, पहले H को हम देखते, इधर कितना है? 2, और इस पार्ट में कितना है, मतलब इधर देखते हैं तो H 1 है और यहाँ 2 है। तो 1 को 2 कब बनाएंगे? जब 2 से गुणा करेंगे, तब आगे हम 2 से गुणा कर दिए। अब जब 2 से गुणा कर दिए तो इसका गुणा इसमें पहाड़ा पड़िए, 2 एकम 2, मतलब 1 खत्म हो गया। अब 2 से गुणा करने पर हमारा 2 हो गया। और इसका हक ना इस पूरे ब्रैकेट पर है, मतलब Br पर भी है। किस पर? Br पर भी है। तो B2 का हम Br वाले में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2, ये भी 2 हो जाएगा। अब देखिए H2 Br2 कंप्लीट इक्वेशन संतुलित हो गया है। उसके बाद हम चलते हैं अगला इक्वेशन, इसी में कर लेते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर हम थोड़ा लॉन्ग है, इसको हम दोनों तरीके से लगाएंगे, दोनों तरीके से। मतलब ये हमारा 4 हम बाद में लिखे हैं और ये 2 हम बाद में लिखे हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हमने बाद में लिखा, ये हमने लिखा नहीं। पहले एक बार हम वीडियो बना रहे थे, क्या हुआ, वीडियो को किसी कारण से रिकॉर्ड अच्छी तरीके से नहीं हो पाई और वीडियो हमारा पूरा लॉस्ट हो गया। तो इसलिए मैंने उसी कागज़ पर हम फिर से समझा दे रहे हैं। और हमने पहली बार बनाया था तो इसमें लिखा नहीं था, सादा ही था। अब इसको बार बार लिखे, टाइम ख़राब हो गया। लिखा है, आप पर समझ सकिए। यहाँ 4 नहीं है, यहाँ पर 2 नहीं है। समीकरण ये है, देखिए इसमें यहाँ पर ये नहीं है। तो इसमें देखिए हम इस समूह को Na को लिख दिए, यहाँ पर Na को लिख दिए हैं, देखिए। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर Na को हम
Na को देखिए इधर आपको दिखाई दे रहा होगा अगर, तो Na को हम लिख दिए, एक ग्रुप है। Na कितना है, अभी कोई अगर संख्या नहीं तो एक है, तो एक लिख दिए हमने यहाँ पर। O कितना है, O 2 है, इसको मतलब ये अलग था, ये अलग था, तो जो अलग अलग हो उसको अलग अलग ब्रैकेट में लिख देना है। इधर देखिए ये पूरा पूरा एक में है, यानी A कितना है 2 है तो 2 लिख दिए, O कितना है 1 है तो 1 लिख दिए। अब Na इधर 1 है और Na इधर 2 है, तो इधर 2 बनाना पड़ेगा, कितना 2, तो 2 से यहाँ पर गुणा कर दिए, तो अब हम 2 का गुणा करें, 2 एकम 2, 2 हो गया, कितना हो गया 2, ठीक है। अब 2 हो गया है हमारा Na 2, ठीक है। O इधर 2 है और O इधर कितना है 1 है, तो हम 1 को 2 बनाएंगे तो इधर 2 से गुणा करेंगे, जब 2 से गुणा करें 2 एकम 2, यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है। अब ये O तो 2 हो गया, देखिए ये O तो 2 हो गया, लेकिन इस 2 से गुणा करने पर O के साथ में तो Na भी है, इसी घर में तो ये भी है, देखिए इसी घर में O है, इसी घर में Na ही है, तो ये O को तो पीटा, 2 हाथ पीटा, तो इसको भी 2 हाथ पीटेगा ना, तो इसको भी 2 हाथ लगाएंगे तो 2 दूना 4 हाथ हो जाएगा, क्योंकि 2 हाथ तो पहले से इसे पड़ा हुआ है, तो 2 हाथ यहाँ पर लगा देंगे तो 4 हाथ हो जाएगा। अब देखते हैं अगर ना, तो Na इधर 4 हो गया और इधर कितना था 2 का गुणा किए थे तो हमारा केवल 2 था। अब 2 को हम 4 बनाएंगे तो 2 से इसमें और गुणा करेंगे तो हमारा ये 2 मतलब ये 4 हो जाएगा, और 4 एकम 4 हो जाएगा यहाँ पर, चाहे इस तरीके से गए, चाहे 2 से इधर किए हैं 2 से इधर भी कर दिए 4 हो जाएगा, मतलब यहाँ पर 4 से गुणा किए। अब हम देखते हैं किस में कितना गुणा किए वही लिख देंगे। Na में हमने 2 दूना 4 से गुणा किया तो 4 ही लिख दिया, O में कुछ नहीं किया तो कुछ नहीं लिखे। इधर देखते हैं 2 से गुणा किए तो यहाँ पर 2 लिख दिए, आगे गुणा किए हैं तो आगे लिख देंगे, हमारा इक्वेशन समीकरण संतुलित हो जाएगा। इसी तरीके से इसको हम डायरेक्ट संतुलित करते हैं, डायरेक्ट ये 2 हमारा नहीं है, ये भी 2 हमारा नहीं है। यहाँ पर देखिएगा सवाल तो आपको दिखाई दे जाएगी, यहाँ पर देखिए CO2 O2 CO2, देखिए C किधर इधर कितना है 1 है और इधर कितना है 1 है, तो ये तो बराबर है, लेकिन O देखिए इधर कितना है 1 है और ये मिलाकर 3 हो गया, लेकिन हम 1 को देते हैं, ये कितना है 1 है और इधर कितना है 2, तो 1 को 2 बनाना है तो इधर आप 2 से गुणा करेंगे, तो मैंने 2 से गुणा कर दिया डायरेक्ट, यहाँ पर देखिए हमने 2 से गुणा कर दिया, ये 2 से गुणा कर दिया, क्योंकि हमारा इधर 1 था इधर 2 था, तो हमने 2 से गुणा कर दिया, तो 2 से गुणा कर दिया। अब इधर जब 2 से गुणा तो CO2, तो जब C में गुणा किए तो O पर फर्क पड़ गया, कि देखिए C पे गुणा किए हैं तो O पर फर्क पड़ गया, और जब O पर फर्क पड़ गया तो हमें O कितना है इधर 2 बन गया और ये 2 मिलाकर 4 हो गए, तभी से इधर तो O 2 था, तो 2 से इधर गुणा कर दिया, 2 दूना 4। ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, ये हमने पहले भी बताया है। और एक चीज़ को आप समझ लीजिए इधर थोड़ा सा, ये 3H2 है, तो ये जो नीचे से 2 है, ये H नीचे से 2 है और आगे से 3 है, तो 3 दूना 6 होगा, कितना होगा 3 दूना 6 होगा। और इधर देखिए 3 इधर है 2 इधर है तो 3 दूना 6, लेकिन अगर इधर से आपका 6H है तो ये 6H होगा, लेकिन अगर आप पर 2 है तो 6 दूना 12H हो जाएगा, ये 6 दूना 12। इस चीज़ को समझिएगा, मतलब इधर इधर का गुणा होता है, बेस और जो हाथे में नीचे होती है इसका गुणा होता है। तो इस तरीके से संतुलित समीकरण आपको ढंग से पढ़ लेना है एक बार अपनी परीक्षा के लिए। और चलते हैं अगले सवाल को देखते हैं। अगली सवाल जो है ना हमारी pH मान से रिलेटेड है। क्या pH मान, तो pH मान हमारा कैसे निकालना होता है। pH मान निकालने का मतलब होता है pH बराबर माइनस log H आयन। H आयन का मतलब होगा हाइड्रोजन आयन, यही ध्यान देना है आपको। H आयन का मतलब हाइड्रोजन आयन, और हाइड्रोजन आयन यानी हाइड्रोजन बराबर H आयन, इसी को बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। हाइड्रोजन आयन बराबर 10⁻⁴ है। यदि हाइड्रोजन आयन के 10 मतलब आयन 10⁻⁴ है तो इसका मतलब हमें pH मान मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा pH मान। कैसे pH मान मिलेगा, देखिए फार्मूला ये होता है H आयन बराबर 10⁻⁻ pH, 10⁻⁻, मतलब हाइड्रोजन आयन अगर आपको मिला है तो उसमें देखेंगे 10 की पावर में जो होगा ना वही तो pH होगा, माइनस के साथ जो पावर में होगा वही 10 की पावर में जो होगा वही pH होगा। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 10 की पावर में -4 है तो यही 4 आपका क्या हो गया pH हो गया। यहाँ पर देखिए 10⁻−10 है तो यही आपका pH हो गया। यहाँ पर देखिए अगर आपका H का मान लीजिए कोई अलग सवाल लेते हैं, इसे भी देखिए सभी लिख दिए हैं। pH आपका कब निकालना है, 10⁻⁻5 है तो इसका मतलब pH बराबर हमारा 5 हो गया, pH बराबर हमारा 5 हो गया। तो pH का मान कब हमें पता चलेगा, याद रखना जब हाइड्रोजन आयन आपको मिल जाए, यानी H आयन आपको मिल जाता है जितना, तो 10 जो 10 की घात में होती है वही pH मान होता है। ये आप एकदम कंफर्म करके रख लीजिए। उसके बाद हम और अगला पार्ट इसमें को दिखाते हैं कैसा है, ठीक है। यहाँ पर चलते हैं, तो यहाँ पर देखिए
एक फार्मूला होता है एच आयन गुणा ओ एच आयन। एच आयन का मतलब समझिए हाइड्रोजन आयन, ओ एच आयन का मतलब हो गया क्या, हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर हाइड्रोक्साइड आयन हो गया। ओ एच आयन प्लस में होता है, हाइड्रोक्साइड आयन माइनस में होता है। ए अम्ल होता है, क्षार होता है, ए अम्ल होता है, क्षार। और अम्ल और क्षार का गुणनफल जब हम करते हैं, एच आयन और ओ एच आयन का गुणनफल करते हैं, तो 1 गुणा 10 की घात -14 यानी 10 की घात -14। एक का मतलब कुछ भी नहीं है, उसे लिखा जाता है, कहीं मतलब। अब देखते हैं यहाँ से आपका एक स्केल है 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 12 तक, वो सॉरी 14 तक होगा, कितना 14 तक। तो 7 पर अगर जो पहुंच जाता है 7 पर, तो 7 पर इसका मतलब वो उदासीन होगा, क्या होगा, उदासीन होगा। अब यहाँ पर उदासीन हो गया। जब 7 से ज़्यादा हो जाता है, 7 से ज़्यादा हो जाता है अगर, तो समझ लीजिए कि आपका क्या हो गया, वो क्षारी हो गया। और 7 से अगर कम होता है, 7 से अगर कम होता है तो वो आपका अम्लीय होगा। ये बात और ध्यान रखेंगे। इधर देखिए 1 से 2 हो रहा है, पहले 1 कितना है अम्लीय, 2 कितना है, ये अब किधर बढ़ रहा है, इसका देखिए इधर बढ़ेंगे तो किधर बढ़ रहा है, क्षारी ना। तो जब क्षारी की तरफ बढ़ेंगे तो अम्लीयता तो कम होगी, याद रखिए, अपने आप हिसाब से दिमाग लगाइए कि क्षारी की तरफ ये बढ़ रहा है पॉइंट, तो अम्लीयता तो कम होगी। तो इसका मतलब यही पता है, अम्लीयता जितना कम पॉइंट होगा अम्लीय उतना ज़्यादा होगा, और जितना ज़्यादा पॉइंट होगा उतना अम्लीयता कम होगी। पर ये क्षारीयता में नहीं है, क्षारीयता में जितना पॉइंट ज़्यादा ही होगा उतना क्षारीयता, क्योंकि क्षारीयता में इधर अगर 8 है तो इधर 9 है, तो 9 की क्षारीयता ज़्यादा है। क्षारीयता इधर बढ़ेगी, अम्लीयता इधर बढ़ेगी, याद रखना। यानी कि अम्लीयता इधर जाने से घटती है और इधर जाने से बढ़ती है, क्षारीयता इधर जाने से बढ़ती है और इधर आने से घटती है। तो अम्लीयता और क्षारीयता 7 से कम अम्लीय और 7 से ज़्यादा क्षारीय। इस पॉइंट को याद रखेंगे, आपको बहुविकल्पी काम, अभी क्वेश्चन को आपको सामने दिखाते हैं, सामने आपको मिलेगी। तो इसी तरीके से पीएच वैल्यू आपको पता चल गई। तो हमें कभी भी क्या होता है कि हमें एच आयन भी निकालना होता है अगर, तो हम निकाल लेते हैं, और पीएच मान इस सूत्र पर रखते हैं। कभी कभी हमारा जैसे मान लीजिए किसी का आपका दिया गया है, उसमें सवाल है और उसमें ओ एच आयन आपका 1 गुणा 10 के पावर -10 दिया गया है। सवाल हम यहाँ पर देखिए, सवाल यहाँ पर, इस सवाल को देखिए, यहाँ पर दिया गया है कि 1 बिलियन में हाइड्रोक्साइड आयन, हाइड्रोक्साइड आयन का मतलब ओ एच आयन, हाइड्रोक्साइड आयन मतलब ओ एच आयन। तो ओ एच आयन आपको दिया गया है कितना, 1 गुणा 10 की पावर -10, और इस विलयन का पीएच मान गया। अब आप बोलिए पीएच मान कब निकलेगा, पीएच मान तब निकलेगा जब आपका हाइड्रोजन आयन पता चल जाएगा, तब हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन देखिए, ओ एच आयन तो आपको दे दिया गया, हाइड्रोजन आयन दिया नहीं गया है, ये भी आपको मिला है। तो हाइड्रोजन आयन आपको नहीं मिला है तो क्या करिए, हाइड्रोजन आयन को यहाँ छोड़ दीजिए। तो ओ एच आयन आपका जो रखेंगे मान, यानी 10 गुणा, यहाँ पर देखिए इसको जब हम रखेंगे 1 गुणा 10 घात -10, तो ये हमने सूत्र पर रख लिया। इधर देखिए ये गुणा, देखिए एच आयन छोड़ दिया, ओ एच आयन हमारा यहाँ से सूत्र में ओ एच आयन हम यहाँ से रख लेते हैं, ओ एच आयन यहाँ से रख लिए। तो ओ एच आयन रख दिए और बराबर ये रख दिए। अब इस एच आयन इधर छोड़ेंगे तो इसको हम इधर ले जाएंगे, इसको हम जब इधर ले जाएंगे इसके बटा में होगा, और बटा में होगा तो इस तरीके से होगा, एच आयन बराबर हमारा ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। हम इसको काट सकते हैं, इसमें 10 घात है, -14 घात है, 10 घात तो इसमें खत्म हो जाएगी, तो -4 घात बचेगी, आपको पता ही है। तो -4 घात जो बच गई, अब बताइए क्या निकला, एच आयन में निकला, एच आयन निकला है। एक माने कुछ नहीं, उसको हम एक ना माने तो हमारा 10 की पावर -4 निकला, और -4 जो यहाँ पर घात होती है वही तो पीएच होता है, नहीं पीएच मान 4 होगा, और 4 जब हो रहा है तो अम्लीय होगा। ये भी पता करना है कि अम्लीय है कि क्षारीय, ये भी पता कर सकते हैं। तो ये पीएच वैल्यू वाली आपकी सवाल हो गई, यानी आप इसको कंफर्म अच्छी तरीके से कर सकते हैं। इसको हम छोटे से बहुविकल्पी सवालों को दिखाते हैं आपको, जिससे कि गेस लग जाएगी हाँ कितना प्रश्न नहीं आता। देखिए यहाँ पर थोड़ा थोड़ा नज़र लगाकर एक सवाल यहाँ पर है, देखिए एक हाइड्रोजन आयन है जिसकी 10 घात -5, तो पीएच मान बताने। देखिए घात में जो होता है, मैंने बोला था जो घात में होता है वही पीएच मान होता है। तो 10 घात -5 है, इसका मतलब 5 पीएच मान है इसका, ये वाला 5 पीएच मान है, उत्तर हो जाएगा। उसके बाद और अगर देखते हैं किसी विलयन का पीएच मान 4 है। अब आप बोलिए कि पीएच मान आपका 4 है, क्या है, पीएच मान आपका क्या है, 4 है। तो उसका मतलब पीएच मान जब 4 दिया गया है तो उसका हाइड्रोजन आयन बताइए। तो हाइड्रोजन आयन बराबर तो होता है 10 घात -पीएच। तो यहाँ पर पीएच को हम यहाँ पर रख देंगे जब 4, तो यहाँ पर 4, तो 10 घात -4 नहीं हो जाएगा, 10 घात -4 नहीं हो जाएगा, तो यही हो जाएगा 10 घात -4 ये सवाल। और यहाँ पर देखिए किसी की 10 घात -6 है, तो इसका पीएच मान बताइए। तो यही 6 ना ये हो जाएगा, क्योंकि 10 की घात जो भी होगा वही हमें पीएच मान मिल जाएगा। एक बिलियन है, पीएच मान 5 है, तो यह बिलियन अम्लीय होगा क्षारीय हो गया बताना, तो 5 होगा तो इसका मतलब क्या होगा, अम्लीय होगा। ये पहले आपको पता होना चाहिए। इसी तरह के बहुविकल्पिक सवालों को आप अच्छी तरीके, अब शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है 100% के, बहुत बार सवाल आ चुकी है, यहाँ पर देख लीजिएगा आपको मिल रही होगी। तो ये आपका क्या है कि
शुद्ध जल का पीएच मान, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है इसको अब देखना है। तो शुद्ध जल का पीएच मान आपको क्या होता है, ये आपका पीएच मान 7 होता है। कितना होता है 7, क्योंकि शुद्ध जल ना तो अम्लीय होता है ना तो क्षारीय और उदासीन होता है। तो जो चीज़ें आपको ना तो अम्लीय लगे ना तो क्षारीय लगे तो आपका उदासीन होता है, तो 7 पॉइंट पर होता है। अभी मैंने पिछले आपको बताया था, ठीक है, उस चीज़ में कि आपका अम्लीय कब होगा, क्षारीय क्या होगा, कब होगा, वो सारी चीज़ें बताया था। तो अम्लीय और क्षारीय वाला चीज़ें आपको पता चल गई। और पीएच मान यहाँ पर हाइड्रोजन का -1 है, हाइड्रोजन का मान -1 है, तो पीएच मान बताइए, तो यही 1 हो जाएगा। एक यहाँ पर टिक लगा दीजिए। इसी तरीके से सारी सवालें हैं, आप करेंगे तो पीएच मान वाली सवाल आपको आ जाएगी। ठीक है, चलते हैं किसी दूसरे अभ्यास पर बढ़ते हैं। अब आ गई है आपकी सवाल कार्बन तथा उनके यौगिक पाठ से, कार्बन तथा उनके यौगिक पाठ से, जिसमें आपका IUPAC नाम लिखना होता है। क्या, IUPAC नामकरण करने के लिए। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा नियम को फॉलो करना है। कार्बन की संख्या को काउंट कर लेना है। 1 कार्बन हो तो मेथ लिखना है, 2 कार्बन हो तो एथ लिखना है, और 3 कार्बन हो तो प्रोप लिखना है, 4 कार्बन हो तो ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 5 से 5 पेंट हो गया। और मेथ एथ में आप कभी भी ए पहले मत बोलिएगा, ये ध्यान रखिएगा कि आपको अल्फ़ाबेटिकल सोचे, नहीं तो ए आता है पहले उसके बाद एम आता है, तो ये मत लिखिए, पहले माँ को लीजिएगा तब, यानी मेथ एथ होगा। मेथ एथ, एथ मेथ मत करिए, मेथ एथ करिए, मेथ एथ प्रोप, 3 के लिए प्रोप, क्योंकि प्रोप में रा आ रहा है तो 3 में भी रा आता है, इस तरीके से। और ब्यूट में आपका 4। इस 5 को अच्छी तरीके से याद करिए। बस बाकी और भी होता है तो याद कर लीजिए जिससे आपको काम आए। ये हो जाएगा आपका मूलक। मूलक मतलब इसमें चीज़ें जोड़नी होगी, या तो अनुलग्न या तो पूर्वलग्न। पूर्वलग्न मतलब पहले जोड़ा जाएगा मूलक से पहले, अनुलग्न मतलब मूलक के बाद बोला जाए, अनुलग्न मतलब मूलक के बाद जोड़ा जाए, मूलक के आगे मतलब मूलक के आगे की तरफ जोड़ा जाएगा। तो अनुलग्न 2 टाइप के होते हैं, प्राथमिक अनुलग्न, प्राथमिक अनुलग्न जैसे सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन। मतलब एक बॉन्ड रहेगा तो हम अक्षरों में एन जोड़ देंगे। ए का मतलब हो गया क्या, एक ही मात्रा, ठीक है, और इन का मतलब बड़ी की मात्रा, और 3 जो आइन लिखा है, आइन का मतलब बड़ा की मात्रा, और ये लिखा जाएगा। तो आइन ये हम प्राथमिक में जोड़ेंगे। अगर कोई क्रियात्मक शब्द द्वितीयात्मक मतलब जो द्वितीयक अनुलग्न है उसको जोड़ना चाहते हैं, OH के लिए हम नॉल जोड़ेंगे, जो कि आल होता है, ये मत समझिएगा मैंने गलत दिया, तो आप इसको हम फास्ट तरीके से समझाने के लिए है। तो OH के लिए आप नॉल लिखेंगे, CHO के लिए आप नल लिखेंगे, CO के लिए नोन लिखेंगे, और COH के लिए नोइक लिखेंगे। क्या लिखेंगे, नल नॉल नोइक नोन, इस तरीके से। ये कब जोड़ेंगे, जब हमारा ये पहला ना मिले तो ये जोड़े। अगर पहला भी मिल रहा है तो पहला हमेशा एन तो हमेशा रहेगा, अगर ये दोनों नहीं रहेगा तो एन रहेगा, और उसी एन में हमें ये सारी चीज़ों को जोड़ लेंगे तो अपने आप बन जाएगा। कैसे बनेगा मैं चलता हूँ बताता हूँ, धीरे धीरे करके देखिए। यहाँ पर एक है CH3 - C और ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है CH3। अब हमें इस कार्बन को पहले गिनना है, कार्बन मतलब C को गिनना। C गिनती कहाँ से करेंगे, याद रखिए, जिधर से आपका ज़्यादा बकवास किया है, कोई बॉन्ड जुड़ा हो, कोई ब्रांचेज निकली हो इस तरीके से, तो उधर से आप काउंटिंग पहले करिए। सबसे सटीक मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कोई रूल नहीं, कोई भी रूल का नहीं फॉलो करूँगा, बस यही देखिए। जिधर आपकी इस तरीके से कनखी बहुत फूटी हो, जिसको बोलते हैं ब्रांचेज मतलब शाखाएँ, जिधर बहुत डाल फूटी हो वहाँ से, या तो आप कहीं पर भी जो ज़्यादा पर समस्या फैलाई गई हो वहाँ से आप काउंट करिए। देखिए यहाँ से देखते हैं तो कोई बवाल नहीं है, यहाँ पर देखिए ट्रिपल बॉन्ड है, तो मतलब यहाँ से गिनेंगे 1 2 3, कितना है 3 कार्बन के लिए आप खुद यहाँ पर देख लीजिए भी। 3 कार्बन के लिए क्या लिखा है, प्रोप, और प्रोप लिखा है तो प्रोप में हम प्रोप लिख दिए, यहाँ पर प्रोप लिख दिए। उसके बाद 3 बंध है, 3 बंध के लिए हमारा क्या जुड़ेगा, आयन। पहले इस पर बढ़ेंगे, इस पर जब ना मिले तब हम इस पर आएंगे, पहले प्राथमिक। तो हमें देखते हैं इसमें क्या जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड। ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन, आयन का मतलब आक मात्रा, प्रोप में आई मतलब आ जोड़ देंगे तो आक मात्रा हो जाएगा, तो प्रोपाइन। 1 किस लिए लिखे, देखिए यहाँ पर C से ही शुरू हो गया है, C पहला है तो यहीं से तो हमारा शुरू हो गया, क्योंकि हमें ऐसा करना है जहाँ से शुरुआत हो जाती है बॉन्ड की वहीं से काउंटिंग हो जाती है। C से शुरू है तो C पर ही, यानी पहले C पर है तो पहला लिख दिएगा, इसीलिए प्रोपाइन पहला। प्रोप 3 के कार्बन के लिए, कार्बन 3 कार्बन के लिए प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन, और पहले पर है तो 1। इसी तरीके से यहाँ पर देखते हैं CH3H7OH, तो CH3 के लिए, C3 के लिए क्या है, प्रोप, फिर से प्रोप लिख दिए। और यहाँ पर OH है तो हमारा इसमें से कुछ नहीं मिला, तो ए तो मिलेगा ही, मैंने बोला ये एन तो मिलेगा ही। प्रोप में एन जोड़ेंगे तो प्रोपेन हो जाएगा, बाकी आपको क्या जोड़ना है, OH के लिए नॉल जोड़ा है, नहीं प्रोपेनॉल, नॉल जोड़ देंगे हो जाएगा, प्रोपेनॉल हो जाएगा, ये भी जोड़ने पर बन गया। और एक यहाँ पर है CH3CO और डैश में OH, तो CO और OH को मिलाने से हमारा बनता है COOH। CO और OH को मिलाने से क्या बनता है, COOH। कार्बन कितने हैं, 1 2, 2 कार्बन के लिए आपका एथ होगा, यहाँ पर मैंने लिखा है देख लीजिए, 2 कार्बन के लिए एथ है, 2 कार्बन के लिए एथ लिखा है। तो अब एथ में हमें क्या जोड़ना है, देखिए COOH, COOH जोड़ने से
ये बन जाता है। और इसका नाम क्या है यहाँ पर देख लीजिएगा, इसका नाम है क्या, नोइक। हम नोइक जोड़ देंगे, एथ में नोइक जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा एथनोइक अम्ल। इसमें लिखा, नोइक वाले में आप अम्ल लिख लेंगे, एसिड लिख लेंगे, जो भी लिख पाएंगे, तो एथनोइक अम्ल हो गया। अगली तरफ बढ़ते हैं, CH3COH और यहाँ पर O, CO यहाँ पर है, OH है, तो यही आपका ये भी है, दोनों ये चित्र में संरचना में आपका डिफरेंस है केवल बात, और वही दोनों हैं। यहाँ पर बढ़ते हैं तो देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, लेकिन हम इधर से नहीं, इधर से काउंट करेंगे 1 2 3, क्योंकि इधर से समस्याएं जुड़ी हुई हैं। और समस्याएं कौन सी होनी चाहिए, या तो ये सब जुड़ा हो या तो ये सब जुड़ा हो, यही समस्या होती है। या तो ये सब और ये सब जिधर पहले जुड़े होंगे ना उधर से काउंटिंग कर देंगे। तो यहाँ पर हम देखिए इधर से जुड़े हैं तो पहला कार्बन दूसरा कार्बन 3 कार्बन के लिए हमने प्रोप पर लिखा, यहाँ पर पहले से ही पता है प्रोप हो गया। प्रोप होने के बाद आप देखते हैं इसमें COA जुड़ा है, क्या है, इसको बोलते हैं क्या, नोइक। तो प्रोप में नोइक जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रोपनोइक। इस तरीके से प्रोपनोइक तैयार हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ख़त्म हो गया है। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरा पार्ट हमारा क्या है, आज जाता है आपका वक्रता त्रिज्या परावर्तन। फिजिक्स में आ गए क्या, फिजिक्स में देखिए आर को हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, रेडियस। तो वक्रता त्रिज्या हमारा हो गया क्या, वक्रता त्रिज्या हम दिमाग में बैठाएंगे बड़ी होती है, फोकस दूरी एफ मैंने फोकस दूरी हमारा क्या होती है, छोटी होती है। दिमाग में बैठाएंगे, किस लिए बैठाएंगे मैं बताता हूँ, क्योंकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुना होती है। फोकस दूरी की क्या होती है, दोगुना होती है। बताइए जब दोगुना होती है वक्रता त्रिज्या तो बड़ी ही होगी, और जब बड़ी होगी ना तो आपको क्या करना है, हमें समझना है कि आर हमारा बड़ा है तो आर हमारा दुगना होगा, और एफ हमारा छोटा है तो उसका आधा होगा। यानी आर हमारा फोकस दूरी का दुगना होता है और एफ हमारा आर का आधा होता है, आर का आधा होता है। ये हमारा हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं अगर किसी की फोकस दूरी 10 दी गई है तो वक्रता त्रिज्या 20 होगी, क्योंकि उसमें 2 से गुणा कर दिया जाएगा। यहाँ पर एफ हम 10 रखेंगे, 2 दहमा 20 हो जाएगा। और किसी का आर अगर 20 है तो एफ उसका एफ आधा हो जाएगा, यानी 20/2 हो जाएगा, काटेंगे तो 10 आ जाएगा। एक कोई चीज़ है इसमें फोकस दूरी 12 है तो उसका आर कितना निकलेगा, 24, क्योंकि वो दोगुना होता है, ये चीज़ आपको पता होना। आर बराबर 30 है तो एफ बराबर कितना होगा, 15 होगा, क्योंकि एफ हमारा आधा होता है। इस तरीके से वो करता है। फोकस दूरी सवाल जरूर याद कर लीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा और बहुत सारी जगहों पर पूछा जाता है। तो चलते हैं अगले नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, अगला हमारा सवाल क्या है, अगला हमारा सवाल है एक, देखिए थोड़ा सा डिफरेंस कहीं पर मिस्टेक हो गया, ये है गया। ठीक, ये लेंस की क्षमता मतलब पावर, पी से डिनोट करेंगे, और इसको मात्रक रूप में हम डायोप्टर यानी डी लिखेंगे। क्या लिखेंगे, डायोप्टर डी। यानी जब हम लेंस की क्षमता को मापेंगे, जैसे आप दूध लिखेंगे तो 2 लीटर लिखते हैं, तो यहाँ जो लीटर लिख रहे हैं यही हम जब नापेंगे इसको तो हम लिखेंगे डायोप्टर में यानी डी में। तो हम चलते हैं, लेंस क्षमता पी होती है, सूत्र होता है P बराबर 1/f, मीटर में होगा, 1/f के इसमें होगा मीटर में। लेकिन अगर सेंटीमीटर में दो तो आप 100 सेंटीमीटर का दिए, एफ यहाँ पर, एफ नीचे ही रहेगा, P यहाँ पर आएगा। जब P यहाँ पर आएगा तो एफ यहाँ पर जाएगा, P यहाँ पर आएगा तो एफ यहाँ पर जाएगा, याद रख लेना। तो F बराबर भी होता है वही चीज़, आपका P नीचे आ जाएगा। ठीक है, किसी का P जो है ना 2D दिया गया है, 2D, तो आप देखिए 2D दिया गया है तो आप क्या करिए, D को यहाँ 2 लेकर यहाँ चलाएंगे तो F यहाँ लेके इसको काट देंगे तो 50 क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर, क्योंकि ये हमारा 100 किस में है, सेंटीमीटर में है, और 1 रहेगा तो मीटर में रहेगा, याद रखना। 100 लिखा जाएगा तो सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर हो गया हमारा फोकस दूरी। इस तरीके के सवाल हो गई। बाकी हम और सवाल को देखते हैं। किसी की फोकस दूरी 20 दी गई है तो उसकी क्षमता निकालना है। तो ये तो सेंटीमीटर में दी गया है, किस में दिया गया, सेंटीमीटर। तो हम सेंटीमीटर, अगर मीटर में दिया जाए तो ये सूत्र रखिए, सेंटीमीटर दिया जाए तो ये सूत्र रखिए, बस आपका कंप्लीट है। तो सेंटीमीटर में 100 वाला रखेंगे तो 100/f है, मतलब 20 है, इसको काट देंगे तो 5D आएगा। क्यों D लिखे, क्योंकि हम डायोप्टर में लिखेंगे क्षमता है, क्षमता को हम डायोप्टर में लिखेंगे। इस तरीके से ये सवाल आ जाएगी। और इस तरीके से आपका पाठ में सवाल जो है मैं दिखाता हूँ। जैसे देखिए एक सवाल यहाँ पर है, अति लघुत्तरी के अंतर्गत, एक किसी की वक्रता त्रिज्या 20 है तो इसकी फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, दोगुना होती है, किसकी फोकस दूरी, कितना फोकस दूरी कितना होता होगा, आधा, तो 20 का आधा कितना होगा, 10। ये आप कर सकते हैं, ये सवाल आपको मिल जाएगी, अच्छी तरीके से कर लेंगे, आपको पता ही है। तो इसी तरीके से अगर हम सवाल करना सीख लेंगे तो क्या होगा, एक बात को हम ध्यान रखें कि कभी भी उत्तल में आपको फोकस दूरी प्लस में लिखना है, अवतल में आपको माइनस में लिखना है। उत्तल में आपको फोकस दूरी प्लस में लिखना है, इसमें आपको माइनस में लिखना है। ये चीज़ आपको याद रखना है, यही पॉइंट आपको याद रखना, क्योंकि जैसा दर्पण रहेगा हम उसी तरीके से हम काम करेंगे। यहाँ पर देखिए एक सवाल है कि उत्तल दर्पण में फोकस दूरी, देखिए यहाँ पर उत्तल दर्पण में फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी निकालना है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है, तो फोकस दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या आधी होती है, तो 32 का आधा 16 हो जाएगा, और उससे 2 से भाग देंगे तो 16 आ ही जाएगा। तो ये सवाल हो गया। अगर हम देखते हैं कोई
क्षमता वाली सवाल को, तो क्षमता वाली सवाल यहाँ पर है, देखिए अगर आपको दिखाई दे हो रही हो तो ये देखिए 2 मीटर फोकस दूरी है, कितना 2 मीटर है। अब आप बताइए 2 मीटर है तो हम क्या करेंगे, 2 मीटर है तो यहाँ पर देखेंगे क्या है एफ है कितना 2 मीटर, कितना है 2 मीटर, और डी हमें निकालना है, पी क्षमता है तो पी निकालना है। पी बराबर होता है 1/f मीटर में, जब मीटर में हो तो ये लगाइए और सेंटीमीटर में हो तो ये लगाइए, एफ दोनों में नीचे ही होगा। तो मीटर में तो हम इसको रख देते हैं, इसको रखेंगे तो हमारा हो जाएगा 1/2, ये रख दिए 1/2, माइनस में रखेंगे क्योंकि फोकस दूरी ये अवतल है तो माइनस में होगा, फोकस दूरी आपका अवतल है तो माइनस में होगा, दिखाई नहीं दे रहा था सॉरी, ये फोकस दूरी है तो हम क्या रखेंगे यहाँ पर रख दिए। और इसको जब हम रख दिए हैं ना, तब इसको अगर हम काटें उटेंगे तो देखिए इसको आप समझ रहे हैं कि ये आधा है, आधा का आपको काटेंगे तो 0.5 आएगा, और मीटर में ये डायोप्टर में आएगा क्योंकि क्षमता निकाल रहे हैं तो डायोप्टर में आ जाएगा, डायोप्टर में आ जाएगा और 0.5 डायोप्टर आ जाएगा। तो इस तरीके से सवाल लगाना सीख लीजिए। ये हो गया क्षमता वाला सवाल। और इसका आते बहुविकल्पी बहुत सारे सवाल आते हैं, बहुविकल्पी की तो बात ही मत करिए क्योंकि इतनी सवालें आती हैं ना, आपको पता ही नहीं होगा कितनी सवालें आती हैं इसमें से। फिर भी हम दिखा देते हैं, क्या पता आपको विश्वास ही हो जाए, ठीक है। बहुविकल्पी में आपका कुछ है, देखिए यहाँ पर सवाल है 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या उत्तर दर्पण की फोकस दूरी। अब एक बात ध्यान रखिए, 20 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या है और पूछा क्या गया फोकस दूरी, फोकस दूरी 20 की आधी होगी 10 होगी, लेकिन बात फंसती है दर्पण कैसा है अवतल, तो -10 होगा। देखिए इसमें -10 नहीं दिया गया तो 10 ही लिखा जाएगा, ये बात ध्यान रखना। उसके बाद क्यों इसमें हमें क्या करना है, हमें ये बात ध्यान रखना है कि ये क्या है, वक्रता त्रिज्या है फोकस दूरी, यही बात ध्यान रख के दुगना और आधा कर सकते हैं। यहाँ पर एक सवाल देखिए फोकस दूरी 10 सेमी प्लस में दी गई और वक्रता त्रिज्या क्या होगी, तो 10 दूना 20 होगी क्योंकि इसका दोगुना होगा, और दोगुना होगा तो उत्तल दर्पण है तो माइनस में होगा, बस पॉइंट यही माइनस लगेगा, और वैसे भी 20 आ रहा है और तो कोई 20 है नहीं। तो इस तरीके से सवाल है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध क्या होता है, F बराबर R/2, ये भी सही होता है, और बाकी D बराबर अगर R बराबर 2F होता तो भी ठीक होता, तो यही हमारा सही है, अभी मैंने बताया था। इस तरीके के सवाल आपको मिलेगी। मैं और भी दिखा देता हूँ डायोप्टर वाली सवाल को। यहाँ पर देखिए एक लेंस की फोकस दूरी 20 है, इसकी क्षमता क्या होगी, लेंस जो है कितनी फोकस दूरी है 20 है। अब आप बताइए कि 20 है उसकी क्या फोकस दूरी 20 है, तो मैंने अगर फोकस दूरी अब क्षमता निकालना है तो 20 यहाँ पर 20 देखते हैं 20 किस में है, सेमी में है तो इसमें रखेंगे, तो हम यहाँ पर 20 रख देंगे, तो हम 20 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा 20 पंचे 100, 5D आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5D। और ये लेंस कितना, लेंस कैसा है, लेंस क्या है, लेंस तो पता नहीं है, तो हमारा 5 आ जाएगा, और एक ही 5 लिखा है, 2 5 फिर नहीं लिखा। अगर लेंस लिखा रहेगा उत्तल दर्पण तब तो आपको प्लस माइनस दिए गए, इसमें दर्पण नहीं लिखा था इसलिए वो लेंस नहीं बताया गया कौन सा लेंस, तो आपको यही सूत्र हो जाएगा, मतलब यही सवाल का उत्तर हो जाएगा जो भी माइनस प्लस में लिखा है। तो ये सवाल, इस टाइप के सवाल आप लगा लीजिएगा। इसके बाद हम और एक सवाल लेते हैं जो आपके इसी पार्ट से है, थोड़ा लॉन्ग सवाल। देखिए इस टाइप के सवाल आती है, एक अवतल लेंस की फोकस दूरी इतने है, तो एक ये आपकी प्रतिबिंब की स्थिति है, तो इसमें लगाने से पहले आपको ध्यान देना है बी हमारा जो होता है वो प्रतिबिंब होता है। क्या होता है प्रतिबिंब, कैसे पता चलेगा, 22 में भी आता है 22 में भी आता है, वी में भी, तो प्रतिबिंब हो गया। एफ हमारा क्या होता है फोकस होता है, फोकस सभी फोकस मतलब प्रतिबिंब की दूरी, फोकस मतलब फोकस की दूरी, और हमारा यू जो होता है जो बचता है वो हमारा वस्तु की दूरी होता है। क्या है वस्तु की दूरी, कैसे क्लियर करें, देखिए प्रतिबिंब में वी आ रहा है तो प्रतिबिंब में वी आ गया, ये भी फोकस में फा आता है, फा से एफ हो गया, ये भी हो गया, तो जो बचा वस्तु की दूरी, ये आप यू वी का फर्क जान जाएंगे। और कैसे सूत्र बनाना है, फोकस हमें बनाना है यानी 1/f लिखना है, फोकस हमें बनाना है कब, जब आपका प्रतिबिंब बन जाएगा और वस्तु को रखने से, तो ये हो जाएगा हमारा फार्मूला। फोकस हम बनाएंगे एफ यानी बाहर होना चाहिए, वी को पहले लिखना है, यू को नहीं। ABCD में पढ़ते हैं पहले यू आता है तब भी आता है, तो आप क्या करेंगे वी को पहले रख के यू रखेंगे, अगर लेंस है तो माइनस रखेंगे, अन्यथा आप यहाँ पर प्लस रखेंगे। इस तरीके से सूत्र को हम क्रिएट करेंगे और इस सवाल को लगाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं उसको लिखते हैं, फास्ट तरीके से देखते हैं। फोकस दूरी एफ हमारा दिया गया है, यहाँ पर सवाल को लिखिए 1/f, और एफ हमारा कितना है 30 सेमी, तो 30 लिख दिए। और एक चीज़ ध्यान देना है, अवतल में सभी चीज़ें माइनस में होती हैं, अवतल में सभी चीज़ें हम माइनस में लिखेंगे, अवतल में सभी चीज़ें माइनस में होगी तो ये भी माइनस में लिखा जाएगा, बराबर 1/v हमें निकालना है, क्योंकि देखिए प्रतिबिंब की स्थिति हमें निकालना है, प्रतिबिंब निकालना है, और वो दिखाया जाएगा लेंस से 15 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी है, तो 15 सेंटीमीटर हम रख देते हैं वस्तु की दूरी, यानी कि यहाँ पर -15 को हम माइनस प्लस हो जाए, लेकिन इधर माइनस में है और ये भी माइनस प्लस है, और इसको इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा। ठीक है, तो हम करते हैं
v इधर छोड़ देते हैं, v को हम यहाँ पर छोड़ दिए, -1/30 के बगल हम ले जाते हैं ये -15। तो अब हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं एलसीएम, 15 और 30 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 30 का नम 30, तो 1 का नम 1 माइनस हो गया, और 15 दूना 30, 2 का नम 2 हो गया, तो 1 3 - 3/30 हो गया। एक क्या निकाले हैं, 1/v निकाले हैं। हमें तो निकालना था v, और v को आप देखिए, v अगर निकालना है तो इसके नीचे 1 होगा, v इसके नीचे 1 होगा। जब v हमें निकाल रहे हैं तो इसके नीचे 1 होगा, और जब 1 है तो इसका मतलब v को लग रहा है कि इसको उलट दिया गया, ऐसा लग रहा है कि इसको उलट दिया गया। तो क्या करिए, आप इसको उलट दीजिए इसके मान को, तो 30/-30/3 हो जाएगा, और 3 से काटेंगे तो आ जाएगा कितना, 3 × 10, मतलब 3 × 30 तो -10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, -10। ये आंसर हो जाएगा -10। इस तरीके से इस सवाल को लगाइएगा बहुत अच्छी तरीके से। इस तरह वो सवाल को, ये सवाल आपको बड़ी में मिलेगी, तो मैंने बड़ी सवाल को बताने बार कोशिश की। उसके बाद चलते हैं और एक सवाल लेते हैं जो अगली विद्युत पाठ से है। यहाँ पर देखिए एक सवाल है, किसी परिपथ में प्रति मिनट इतने कूलाम आवेश से प्रवाहित हो रहा है, मतलब परिपथ में बहने वाली धारा। तो धारा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है आपका, Q बराबर IT, ये होता है, और काम जैसे पढ़ रहा है उसी हिसाब से। तो I बराबर क्या हो जाएगा, Q/T। तो इस तरीके से रखेंगे। तो हमारा Q कितना दिया गया है उसको रखते हैं, हमारा 180 कूलाम दिया गया है, और T हमारा समय कितना दिया गया है, वो हमारा 60 सेकंड दिया गया है, क्योंकि इसमें बोला गया प्रति मिनट मतलब 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। इसको हम 0 0 6 18 तो मतलब 3 आ गया, कितना आ गया, तो 3 आ गया, 3 एम्पियर हो गया। 3 एम्पियर आपकी इसमें खर्च हो रही है, कितना, 3 एम्पियर खर्च हो रही है। तो इस तरीके 3 एम्पियर आपकी धारा इसमें बह रही है। इससे एक सरल सवाल और होती है कि यहाँ पर कि ये सवाल है, देखिए दिखाई दे रही हो तो ये सवाल, किसी तार में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है और धारा 20 मिनट का आवेशी समय। तो इसी तरह से रिलेटेड सवाल है, तो वही चीज़ हमारा इसी सूत्र पर रखेंगे। तो हमारा क्या कहिए, आवेश प्रवाहित होगा, आवेश निकालना है तो क्यों निकालना है, तो आई हमारा कितना दिया गया है, आई देखते हैं इधर 2 एम्पियर, 2 रख दिए, गुणा हमारा 20 मिनट, मतलब हम यहाँ पर हम 20 लिख देंगे, मिनट को आप सेकंड में बदलेंगे तो हो जाएगा इतना। तो 20 दूना 40, छक्का आपका कितना हो जाएगा, ये 2400 इतना हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ये आपका कूलाम में होगा क्योंकि हमने इसको आवेश निकाला है। तो इस तरीके के इंपॉर्टेंट सवाल अभी हम लेकर आएंगे। आपका पार्ट 1 हम दे चुके हैं, सेकंड पार्ट आपका हो सकता है परीक्षा के पहले दिन हम दे दें, जो आपके आएंगी बड़ी सवालें, छोटी सवालों का हम पूरा पार्ट कवर कर चुके हैं, इतनी सवालें आपके आएंगी। अगली पार्ट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दिएगा, कमेंट जरूर करना। अगर जो कमेंट नहीं करेगा मैं समझूंगा को वीडियो को देखा ही नहीं। व्यूज करते हैं पर कोई कमेंट करता है और लाइक शेयर भी नहीं करता है, उसके साथ साथ सब्सक्राइब तो करता ही नहीं है। देखते हैं कितने लोग लाइक करते हैं, कितने लोग लाइक करते हैं, लाइक का हम स्कोर देखते हैं कि व्यूज़ से ज़्यादा लाइक आता है या नहीं, सॉरी व्यूज़ के बराबर लाइक आता है कि नहीं, ठीक है। ओके चलते हैं, मैं संतोष कुमार पटेल, लेते हैं आप सभी तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगी। और एक बात याद रखना है कि आपको कमेंट मस्ट, और लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब आप करें या ना करें आपकी मर्जी, ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। इतना